2024 का सियासी चक्कर, कौन लेगा मोदी से टक्कर। आज न्यूज 18 पर हम सबसे अनोखा प्रयोग करने जा रहे हैं। पैनलिस्ट बनाम एनालिस्ट भी होगा। चेहरों ने लाखों को लूटा, काम सच्चा और चेहरा झूठा। तो जानते हैं आप फोटो किसकी लगी है, चेहरा ना देखो, तस्वीर किसकी दिखा रहे हो। अब स्वीकार करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ना बोलिए। दिल्ली में इतना सरकार बनाया, पंजाब में सरकार बनाया, गुजरात में इनकी नींद हराम हमने कर दिया है। आगाज हुआ है, बदलाव होगा। आगाज हुआ है, बदलाव भी होगा। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म, आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। 24 का सियासी चक्कर, कौन लेगा मोदी से टक्कर। इस सवाल पर चौतरफा पॉलिटिक्स का एक्शन शुरू हो गया है। साउथ की सियासत करने वाले केसीआर यानी चंद्रशेखर राव तेलंगाना से उठकर सीधा बिहार लैंड हुए और नीतीश बाबू के साथ राजनीतिक जुगलबंदी का दांव चलते हुए भाजपा मुक्त भारत का नारा तक दे दिया। लेकिन मोदी के सामने चेहरा कौन होगा, इस पर सियासी उठक बैठक शुरू हो गई। सियासी उठक और बैठक। केसीआर से पूछा गया क्या वो नीतीश को पीएम उम्मीदवार मानेंगे, तो उन्होंने कहा यह सब बाद में तय होगा। इसी सवाल पर नीतीश कुमार बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर खड़े हो गए तो केसीआर ने कहा नीतीश जी बैठिए, मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन सवाल है कि विपक्ष में पीएम उम्मीदवार की लिस्ट तो लगातार लंबी हो रही है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, और कहा तो यह भी जा रहा है कि केसीआर खुद को भी इस लिस्ट का बड़ा दावेदार मान रहे हैं। उधर राजनीति में कई सावन देख चुके दिग्गज नेता शरद राव पवार कह रहे हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक साथ चुनाव लड़ने पर विचार किया जा सकता है और विपक्ष को एक साथ आना चाहिए। लेकिन सवाल है क्या पूरे विपक्ष को राहुल गांधी स्वीकार हो जाएंगे? क्या कांग्रेस को नीतीश या ममता कबूल होंगी? क्या तमाम विपक्षी दलों को अरविंद केजरीवाल कबूल होंगे? यह विपक्ष के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। तो आज इसी प्रश्न पर होगी जनता, नेता और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच सबसे बड़ा सियासी मंथन। 2024 में मोदी के सामने चेहरा कौन, आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा। और आज पैनलिस्ट बनाम एनालिस्ट भी होगा और देश के युवाओं के साथ होगा इस देश का सबसे बड़ा संवाद। देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले प्राइम टाइम कार्यक्रम के अंदर आज इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुलकर के सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। 2019 की तरह 2024 से पहले एक बार फिर महागठबंधन की चर्चाएं शुरू हो गई। लेकिन मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा, इस पर घोर असमंजस है। पीएम कैंडिडेट की लिस्ट में लेटेस्ट नाम नीतीश कुमार का जुड़ा है। एनडीए से अलग होते ही इसकी चर्चाएं शुरू हो गई। आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। 14 में मिला, अब 24 है ना, फिर इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। हालांकि पटना पहुंचे केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर लगा कि नीतीश बाबू के लिए शायद दिल्ली दूर है। उनके पास एक चेहरा है, केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे। आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको बैठने दीजिए, बात तो करने दीजिए। मैंने उनका नाम लिया तो पीएम उम्मीदवारों की लिस्ट में दूसरा नाम दीदी यानी बंगाल का किला फतेह करने वाली ममता बनर्जी का। दिल्ली का लड़ाई हमारा आखिरी लड़ाई है। हम लोग वादा करती हूँ
हम लोग 24 में बीजेपी के उधर से हटाएंगे। हमारी ख्वाहिश है कि बाकी साथियों के साथ बात करें, इनके साथ बैठो, कुछ मिनिमम कानून संज्ञान इस पर एकता हो सकती है तो ध्यान दे दो और मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे 2 राज्य जीत चुके अरविंद केजरीवाल भी दबी जुबान से ही सही पर मैदान में ताल ठोक रहे हैं। आज उनकी योजनाओं की टैगलाइन दिल्ली नहीं, देश को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब पूरे देश में एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे। इस वक्त इस लिस्ट के पहले उम्मीदवार कुछ पिछड़ गए हैं। लगातार चुनाव हारने वाली परफॉर्मेंस और घरेलू बगावत से गांधी परिवार फिलहाल घिरा हुआ है, लेकिन परिवार के करीबियों की इच्छा किसी से नहीं छिपी है। लेकिन सवाल यह है कि इनमें से कौन प्रधानमंत्री मोदी की तरह ब्रेव और बोल्ड डिसीजन ले सकता है, क्योंकि मोदी लगातार इतिहास की भूल सुधार रहे हैं। हाल ही में उन्होंने नेवी के सिंबल से सेंट जॉर्ज के क्रॉस को गुड बाय करा दिया। सवाल ये भी, क्या विपक्ष में एक नाम तय हो पाएगा? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। 2024 चेहरा कौन? 2024 का चेहरा कौन? और इस बड़े संवाद में आज न्यूज 18 पर हम सबसे अनोखा प्रयोग करने जा रहे हैं और ये कोई संयोग नहीं है और ये प्रयोग ये है कि आज एक तरफ एनालिस्ट होंगे, दूसरी तरफ पैनलिस्ट होंगे और देश के युवा होंगे, जनता जनार्दन होगी। तो सबके लिए जोरदार तालियां के साथ अभिनंदन करिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि यहां पे बात हुई शरद राव पवार ने इस देश में राजनीति के कई सावन देखे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, एक प्रवक्ता ऐसे हैं, एक सांसद ऐसे जिन्होंने राजनीति में कई सावन देखे हैं। उन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की हार भी देखी है, उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी की हुंकार भी देखी है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी का। मेरे साथ कांग्रेस की ओर से जुड़ रहे हैं अभय दुबे, इन्होंने भी कांग्रेस के कई सावन देखे हैं। इन्होंने 15 साल बाद मध्य प्रदेश में सरकार आती हुई देखी है, लेकिन 2.5 साल में जाती हुई भी देखी है। अभय दुबे का अभिनंदन करिए। मेरे साथ संजीव झा है, विधायक है आम आदमी पार्टी के, और आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि अब मोदी के बनाम केजरीवाल है, इसीलिए बीजेपी डरी हुई है, ये नारा ये दे रहे हैं। अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। और माधव आनंद, इनका अभिनंदन तो और जोरदार होना चाहिए, क्योंकि जब ये पहले चर्चा में आए थे तो ये मोदी की तरफ थे, अब ये अभय दुबे की तरफ है, तो इनका जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि पलटी मार दी है। और मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं शिवम त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक, आलोक वत्स, राजनीतिक विश्लेषक, अजीत कटारिया, राजनीतिक विश्लेषक, सूर्य प्रकाश मैथिल साहब, राजनीतिक विश्लेषक, सैयद जावेद, राजनीतिक विश्लेषक, और दीपक झा, राजनीतिक विश्लेषक। जोरदार तालियों से स्वागत करिए इनका भी। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। 50-50 सेकंड का वक्त मैं आप सबको दूंगा शुरुआती दौर में अपनी बात रखने के लिए। मैं शुरुआत अभय दुबे आपसे करना चाहता हूं, और सवाल मैं ये पूछना चाहता था कि आपका पीएम कैंडिडेट कौन होगा। हम सबको पता है वो तो राहुल गांधी हैं, लेकिन सवाल ये उठता है जो अध्यक्ष नहीं तय कर पा रहा 2.5-3 साल से, वो पीएम पद का उम्मीदवार कैसे तय कर पाएगा? अमीश देवगन जी और युवा साथियों, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल 8 साल का हमने देखा, उसमें समूची भारतीय जनता पार्टी के लिए कहता हूं कि सचमुच में तुम खलनायक हो। नायक का सिर्फ मुखौटा है, अभिनय में महा छलावा है, अभियान बहुत ही छोटा है। इस नाटक में क्या रखा है, ये खेल तमाशा बंद करो। आखिर इस आने वाले भविष्य के भारत का चेहरा होगा कौन? हमने एक चेहरे के इर्द गिर्द जो राजनीति देखी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ छलावा देखा है। अब भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में अमीश देवगन जी जाएगी तो क्या नारे देगी? 4 नारे। बेरोजगारी से बैर नहीं, युवाओं की खैर नहीं, घर घर महंगाई, हर घर महंगाई, बैंक लुटेरों का साथ, धन्ना सेठों का विकास। मोदी जी को हम लाने वाले हैं, वो महंगाई बढ़ाने वाले हैं। जी देखिए, कांग्रेस का जो कंफ्यूजन है, वही जो कांग्रेस की लायबिलिटी है,
वो बीजेपी की एसेट है, वो क्या आम आदमी पार्टी की भी एसेट है? अभी हाल ही में जो हमने उठक बैठक देखी है बिहार के अंदर, उसको देख के कुछ याद आता है आपको? मुझे ये लगता है कि 75 साल से इस देश में जब चुनाव जब भी होते हैं तो मुद्दा विकास नहीं होता है, मुद्दा कभी जाति बन जाता है, कभी धर्म बन जाता है। आपस में जनता को लगा करके जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग सत्ता में आ रहे हैं। तो अरविंद जी ने कहा कि अगर इस देश को नंबर 1 बनाना है तो आपको सबसे पहले हर देश के हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा आपको देनी चाहिए। अगर देश को नंबर 1 बनाना है आपको, तो देश के हर एक व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त मिलनी चाहिए, उनका अधिकार है। अगर इस देश को नंबर 1 बनाना है तो आपको अपने युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। जी। अगर आपको नंबर 1 बनाना है तो आपको महिलाओं के लिए 2024 में अरविंद केजरीवाल भी चेहरा है एक। देखिए, मैं वही कहा कि जो 130 करोड़ जनता की उम्मीदें होंगी वही चेहरा होगा। और जब नहीं, अभी और सीबीआई का प्रकोप बढ़ जाए, क्योंकि अगर मैं वही कह रहा हूं, अभी 2 राज्यों के अंदर है, दिल्ली तो हाफ स्टेट है, पंजाब एक फुल स्टेट है। आपने अभी अपनी 5 राज्यों में कई जगह किस्मत आजमाई और उस किस्मत को आजमाने में आपकी कई जगह जमानत भी जब्त हुई, जो रियलिटी है। मैं आता हूं एक सेकंड जी देखिए, जब आप 7 सेकंड हो गए आप पे अगर ईडीआई सीबीआई का प्रकोप बढ़ जाए तो समझिए आप खतरा बन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब कैसे जीत गया है? अगर ईडी सीबीआई थी तो पंजाब कैसे जीत गए? पंजाब इनको जीतना चाहिए था अगर ईडी सीबीआई का प्रकोप था। जो आप जीते तो सही। नहीं, देखिए, हारे तो ईडी सीबीआई पार्टी जब घबराती है तो ईडीआई सीबीआई को भेजती है, एक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करती है। जब ये आप पे आने लगे 2024 पर आते हैं। जी 2024 में ईडी और सीबीआई का सहारा है, यही ये लोग गा रहे हैं। देखिए, आपके कार्यक्रम का जो शीर्षक है, एक तरफ है जांचे परखे खरे, अजमाए हुए तपे तपाए हुए नरेंद्र मोदी जी, और दूसरी तरफ वो एक कॉमेडी सीरियल में बोलता था ना, पहचान कौन, तो दूसरी तरफ है पहचान कौन। और इस पहचान कौन में बात क्या है? मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा है सरकार बनाने के लिए, और ये सब लोग हैं अपनी अपनी हैसियत बनाने के लिए, ताकि ये दिखा तो सकें कि हाँ, हमने भी चुनाव लड़ा है, हमने भी चुनाव लड़ा है। अब जैसे अभी अभय दुबे जी की पार्टी के जो चिर युवा नेता हैं, जो कि अनेक राज्य हारने के बाद भी दावेदारी में हैं, वो अपना गढ़ नहीं बचा पाए तो दावेदारी में है। आम आदमी पार्टी नई राजनीति के लिए आई थी, जिनके संस्थापक सदस्यों का विश्वास अब उनके साथ नहीं है, और इनके पितृ पुरुष अन्ना इनकी राजनीति के अनोखेपन की पूरी कहानी बता चुके हैं। तीसरे हैं ये जो एक भतीजे के साथ में हैं। भतीजों का साथ राजनीति में बहुत बढ़िया नहीं रहा है। बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश है, भतीजे ने चचा की क्या गति की थी। दूसरी तरफ बंगाल है, भतीजा बुआ के साथ क्या कर रहा है। और अगर भतीजे के साथ में है तो ये बताएं, चाचा तो नीतीश जी हैं, ताऊ तो लालू जी हैं। अच्छा चलिए, ताऊ तो चुनाव नहीं लड़ सकते, पर ताई बड़ी नेता हैं या चाचा बड़े नेता हैं, इसी का फैसला नहीं हो पाएगा। जी, आपने अपनी 60 सेकंड को अच्छे से इस्तेमाल करके अपनी बात को रखा। देखिए माधव बाबू, जब हम पहले आपसे जब आप स्टूडियोज में आए थे तो नीतीश बाबू सुधांशु जी यानी बीजेपी की तरफ थे, अब आप लोग अभय दुबे जी की तरफ है। और ये जो उठक बैठक आपने केसीआर साहब को करा दी है, इससे क्या समझे पब्लिक? अमित देवगन जी, देश का मौसम भी चेंज हो रहा है। अब हम लोग समर से विंटर की तरफ जा रहे हैं, तो देश की राजनीतिक फिजा भी जो है ना बदल रही है। और जब हम लोगों ने एनडीए छोड़ा, जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने यह फैसला लिया, तो निश्चित रूप से बीजेपी को कड़ा झटका लगने का काम हुआ है। बीजेपी की बेचैनी को हम लोग समझ सकते हैं, और कोई भी पार्टी इस तरह का निर्णय लेती है तो पार्टी को बनाती भी जनता है और बिगाड़ती भी जनता है। तो जनमानस की भावनाओं को समझते हुए जो बीजेपी की तो कर दीजिए घोषणा, आ रहे हैं नीतीश बाबू, करिए। अरे हम लोगों ने कहा ना, आगाज हुआ है बदलाव होगा, आगाज हुआ है बदलाव भी होगा। और 2024 में नहीं, हकीकत की बात कर रहे हैं, जुमलेबाजी हम लोग नहीं करते हैं। तो आगाज हुआ है तो बदलाव भी होगा। नीतीश बाबू सीएम कैंडिडेट, 60 सेकंड का यूटिलाइज करने दीजिए, 60 सेकंड का यूटिलाइज करने दीजिए। सुधांशु भाई ने यूटिलाइज किया, मुझे भी करने दीजिए। जी। और जहां तक आपने कहा कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, अरे विपक्ष का चेहरा समय रहते हुए हम लोग तय करने का काम करेंगे। अभी जो हम लोग का मकसद है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सब एक साथ हो जाएं। जब एक साथ हो जाएंगे तो निश्चित रूप से चेहरा भी आपको बहुत जल्दी जैसे सुनने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन राहुल जी को आपका समर्थन मिलेगा? राहुल जी तो हम लोग के गठबंधन में है, समर्थन मिलेगा, गठबंधन की सरकार चल रही है। राहुल जी को आपका समर्थन मिलेगा एज अ पीएम कैंडिडेट? देखिए, मैंने कहा कि जब सारी पार्टियां बैठेगी, जब एकजुट हो जाएंगे, जैसे केसीआर को बिठा रहे थे आप, निश्चित रूप से चेहरा हो जाएगा, चेहरे पे हो जाएगा। और आदरणीय नीतीश कुमार जी, सुधांशु जी, सबको पता है। देन अभय दुबे, और फिर मैं अपने एनालिस्ट के पास आ रहा हूं। चेहरा हो जाएगा नहीं, यहां चेहरा नहीं है, चेहरे हैं। और उन चेहरों का हश्र क्या होता है मैं याद दिलाना चाहता हूं।
भारत के इतिहास में सबसे बड़ा गठबंधन सबसे मजबूत बना था जनता पार्टी में, जिसमें सब पार्टियों ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया था। हमने भी विलय कर दिया था। इसके बावजूद वो गठबंधन नहीं चल पाया, और जिस समय वो गठबंधन टूटा था तब स्वर्गीय अटल जी ने लिखा था, वो आज बिल्कुल चरितार्थ होता है। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, वो इन लोगों के ऊपर लागू होता है। अब अबे जी, ये मतलब आपका अपना नेता नहीं तय हो पा रहा, तो आप पे विपक्ष भी ये भरोसा कैसे करेगा? ये संजीव झा या फिर माधव आनंद भरोसा कैसे करेंगे? आपको अपने ऊपर खुद ही भरोसा नहीं है। अमीश देवगन जी, एक पुराना गाना याद आता है, काम को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, काम सच्चा और चेहरा झूठा। इन्होंने कहा कि नीतीश बाबू को पीएम कैंडिडेट घोषित कर दीजिए, किसी ने नहीं किया, उनके राजनीतिक दल ने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने, गठबंधन ने नहीं किया। अरे क्या बात कर रहे हैं? मैं सबूत साथ लाया हूं। मैं यहाँ पे एनालिस्ट को सबूत दिखा देता हूं। किसको दिखाऊं? आप देख लीजिए, ये सबूत है। मैं आप सबको बांध देता हूं भाई, सबूत देख लीजिए आप लोग, सबूत देखिए। कमाल की बात कर रहे हैं। आपको भी दिखाता हूं। आगाज हुआ है, बदलाव होगा, पूरे पटना में पोस्टर लगे पड़े भैया। आप कह रहे हो अभी तक उन्होंने अपने आप की घोषणा नहीं करी है। इधर देखिए, ये क्या है, ये पढ़िए आप लोग। आगाज हुआ है, बदलाव होगा, इसका अर्थ जानते हैं आप? फोटो किसकी लगी है? चेहरा ना देखो, तस्वीर किसकी दिखा रहे हो? अब मैं वही बता रहा हूं। ये तस्वीर के बारे में एक बार, चेहरा सच्चा, बातें झूठा, एक बार उल्लेख कर दिया था इनके सुशील मोदी जी ने। एक ही शब्द में बहुत कुछ कह दिया। आज तक समूचे देश में एकमात्र आदमी ने घोषणा की कि पीएम मटेरियल नीतीश बाबू है। कौन ने की? सुशील मोदी, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आप अपने पोस्टर में, आपके पोस्टर में लिखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने देश में दिखेगा, यही लिखा हुआ है ना? से हटा दिया तुरंत। एक सेकंड, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा। अब बताइए क्या कहिएगा? अब देखिए, स्वीकार करते हैं? अब मैं आपको थोड़ा स्वीकार करते हैं? थोड़ा सा ना बोलिए, करने तो सवाल तो बनता है भाई। हमने स्वीकार करते हैं? हमारा प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व युवा करेंगे, भारत के किसान करेंगे, 75 करोड़ किसान। जो आपने इसमें लाइन लिखी ना, प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा, मैंने नहीं लिखी भैया। नहीं, मैं जो लिखी हुई है वो नीतीश बाबू ने लिखी। आपने इनसे सवाल बहुत सही पूछा। भाई साहब, अमेठी में नहीं दिखा मगर वायनाड में दिखा। ये होती है समझदारी। प्रदेश में नहीं दिखा। ग्वालियर में हारे थे कि नहीं अटल जी? अब ग्वालियर में चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे। बहुत सही बात है। ऐसा मत कहिए आप। मान्यवर, जो भी राजनेता देश में है, नेतृत्व करते, तो क्या आपके लिए अप्रासंगिक चुनाव हारना बड़ी बात नहीं है? बिल्कुल, हम कहते हैं हम 2 सीटों वाली पार्टी में रह चुके हैं, पर हमारी साख मजबूत थी, साख हार चुके हैं। आज मैं ईमानदारी से कहूं, 136 बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली, कांग्रेस अपनी साख हार चुकी है, और यह बात आम आदमी पार्टी भी कहती है। इन्होंने देश के युवाओं की साख को हरा दिया, देश के युवाओं की उम्मीदों को हरा दिया। ये पूछना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता शिखर पर है, क्या आपने नीतीश बाबू को उसके मुकाबले में खड़ा करने का ये पोस्टर लगाया है? इसका आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि नीतीश बाबू हो या ममता बनर्जी हो या जो भी विपक्ष के चेहरे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के पास लोकप्रियता में कहीं नहीं ठहरते। इसलिए आप इसका जवाब दीजिए, क्या आपका कौन सा चेहरा होगा और क्या आपकी नीति होगी, और क्या आपकी नीति होगी, क्या साझा कार्यक्रम होगा, वो 24 में लेकर के जनता के पास क्या जाएंगे आप? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी तो 17 साल से लगातार बिहार वासियों की सेवा कर रहे हैं, और आदरणीय नीतीश कुमार जी की प्रशंसा विपक्षी पार्टियां तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी करते हैं। और आज बीजेपी की विडंबना देखिए, पूरा बिहार एक तरफ, बीजेपी एक तरफ। तो बीजेपी चुनाव लड़के देख लेना वहां, और प्राइम मिनिस्टर का जो रास्ता तैयार होता है, क्या यूपीए के उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे, ये जानना चाहते हैं? भारतीय लोकतंत्र की यही सुंदरता है। 135 करोड़ की आबादी में कोई व्यक्ति या कोई पार्टी बोले कि मेरे पास सिर्फ एक चेहरा है, विपक्ष के पास बहुत चेहरे हैं। देखिए, भाजपा का क्या है, एक श्लोक है, चाणक्य ने कहा है, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। तो लोचन विहीन भाजपा आज ये बताए कि देश में मुद्दों की राजनीति कब करेगी? देश में राहुल गांधी से लड़ेंगे कि देश में बरगलाने की राजनीति करेंगे? राहुल गांधी को तो छोड़िए, राहुल गांधी को आपने भी छोड़ दिया। नहीं, मेरी बात नहीं, मैं आप उनको पसंद करते थे। मैं अभी भी पसंद करता हूं या नहीं करता हूं, बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी करे भाई, पब्लिक कैमरा लगा हुआ है। अब आप पसंद नहीं करते? मैं राहुल गांधी को पसंद करता हूं, इसलिए मैं इनसे सवाल करता हूं। आप राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहता हूं, इसमें कोई दो मत नहीं है। नीतीश जी को नहीं देखना चाहते? नीतीश जी आएंगे, देखा जाएगा, लेकिन नहीं तो फिर अरविंद, अच्छा कमाल है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। आप अरे रमेश बिल्कुल, आप ठीक है, आप भी आप दो पूछिए। ना मैंने करे ऑप्शन नहीं दिया, कमाल की बात है।
आपने ऑप्शन देते कि क्या ऑप्शन चाहिए आपको? ऑप्शन चाहिए, आप खुद बोलिए। ऑप्शन नहीं है ना, देश को कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। क्या ऑप्शन देखिए ऑप्शन है भाजपा लोग सारा दे रहे। मोदी जी की तरफ कह रहे हैं ऑप्शन पे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि मोदी जी ने देश को बरगला दिया इतने ज्यादा। मैं कहता हूँ मुद्दों की राजनीति कब करेंगे? मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी से लड़ना बंद करिए और आप बताइए कि 2022 में दीपक जी, किसानों की आय दुगनी कर अच्छा, दिया एक क्या? दीपक जी, महंगाई कम कर दीपक दिया क्या? क्या एक मिनट सर, क्या इनको नहीं पता था पहले की जीडीपी पे फर्क पड़ता है और राज्य के देश की? अब आप डिरेल हो रहे हैं, अब आप डिरेल हो रहे हैं। नहीं, सवाल इस युवा को बरगला रहे हैं। नहीं, अब देख, आपको लगता है ये युवा बेवकूफ बनने वाला है? आपको लग रहा है? आपको लग रहा है ये है? 2 बार बन गए, लीजिए 2 बार बन गए। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। इन्होंने कह रहे हैं कि 2 बार बेवकूफ बन गए देश के युवा। मैं भी बता रहा हूं, इन्होंने वाक्य की शुरुआत की एक संस्कृत का वाक्य बोला, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। पूरा श्लोक जानते क्या है? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। इसका अर्थ होता है जिसके पास अपनी बुद्धि ना हो, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, उसको शास्त्र कितना भी पढ़ा दीजिए। इन्होंने बोला कि 2 बारी से इन्होंने बेवकूफ बना दिया देश के युवाओं को, देश के लोगों को। मैं ये जानना चाहता हूं ये क्यों कांग्रेस लगातार बोलती है? क्योंकि अभय जी ने भी बोला, देखिए इन्होंने लगातार लोगों को झूठ बोला है, बरगलाया है, गलत बातें करी हैं। क्यों कांग्रेस को ऐसा लगता है कि लगातार लोग बेवकूफ बनते जा रहे हैं? यूपी में अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, आपका रिजल्ट क्या आया? कितनी एक सेकेंड, आप कहां सरकार बनाई है आपने, वो बताइएगा 5 राज्यों में से। आप 1 मिनट ले लीजिए, फिर मैं आता हूं। देखिए, बेवकूफ बनाने वाली बात तो मैं सिर्फ ये कह दूं, जिनके नेता का संसद में आचरण क्या रहा? भाषण दिया, फिर प्रधानमंत्री जी के जाके झप्पी ली और सीट पर बैठ के आंख मारी, कनकी मारी। ये अब आप ये समझिए कि वो बेवकूफ आप बनाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु देश की जनता बहुत समझदार है। और जहां तक मैं ये बात कहना चाहूं, वह अब इतनी बेवकूफ भी नहीं है कि 52 साल का व्यक्ति सबसे बड़ा युवा माना जाएगा। और युवा नहीं, चिर युवा माना जाएगा, चिर व्याकुल माना जाएगा, चिर व्यथित माना जाएगा, चिर कुपित माना जाएगा। वैसे क्योंकि यहां पे युवाओं की बात हो रही है, राहुल जी को बार बार युवा कह के कांग्रेस संबोधित करती है, ये कांग्रेस का पॉलिटिकल राइट है। लेकिन पॉइंट ये है, ये देखना चाहिए योगी आदित्यनाथ की क्या उम्र है, अमित भाई शाह की क्या उम्र है, इवन तेजस्वी यादव की क्या उम्र है। इसमें तेजस्वी यादव को फिर भी युवा माना जाएगा। लेकिन मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि यहां पे लोकतंत्र पे सवाल हुआ। दीपक झा ने बोला, आपके सामने एक एनालिस्ट बैठे हैं, उन्होंने बोला पब्लिक को बेवकूफ बना दिया। तो यह माना जाए दिल्ली में आपने बेवकूफ बना दिया? नहीं, देखिए 2 बातें हैं। जब ये बात हो रही है कि मोदी जी के विपक्ष का चेहरा कौन होगा, मुझे लगता है सवाल ही गलत है या आप किसी ट्रैप में हैं। मुझे ये लगता है कि इस देश के मुद्दे और देश की जनता को उम्मीद कौन होगा। तो दिल्ली में आप सवाल पूछ रहे थे केजरीवाल के मुकाबले कौन? मैं आता हूं, मैं आ रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के प्रति लोगों की उम्मीदें थी और लगातार भारी मिनट मिला, हम लोग जीते। अगर बाई चांस आपको चांस मिलता है, मोदी हट रहे होंगे और राहुल गांधी आ रहे होंगे, तो आप राहुल गांधी का समर्थन करेंगे? मेरे लिए राहुल गांधी मुद्दा नहीं है। नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, कैंडिडेट हो सकते हैं, बार बार कह रहा हूं कि मेरा सवाल तो है, नहीं, आपके लिए मुद्दा नहीं है, लेकिन देश के लिए मुद्दा है ना। मेरे लिए सवाल नहीं है। मेरे सवाल क्यों नहीं है? सवाल तो मैं पूछ रहा हूं, जवाब तो सुन लीजिए। आप जवाब सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो देश में 130 करोड़ जनता के जो मुद्दे हैं, वो शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, वो रोजगार का मुद्दा, वो महंगाई का मुद्दा। एक सवाल का जवाब देना मैं ये मानता हूं, राहुल गांधी अगर कांग्रेस के पीएम कैंडिडेट होंगे तो क्या आम आदमी पार्टी उसका समर्थन करेगी, हाँ या ना? मुझे लगता है, मैं बार बार एक ही बात आपको कह रहा हूं, जिस पे 130 करोड़ जनता की उम्मीदें होंगी वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे कोई भी हो। अरविंद, क्योंकि आपने तो समर्थन लिया भी हुआ है ना कांग्रेस से पहली सरकार बनाने में। देखिए, मुझे यह लगता है कि आज जिस तरह से मैं बार बार कहा कि ईडी, सीबीआई तमाम तंत्र इन्होंने छोड़ा है, ये दर्शाता है कि इनकी घबराहट, इनकी चिंता बढ़ रही है। सुधांशु त्रिवेदी, 30 सेकंड में जवाब, फिर मैं एनालिस्ट के पास आ रहा हूं, पब्लिक के पास भी आ रहा हूं। ऐसा अन्याय मत कीजिए। नहीं, बिल्कुल आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा। आपसे वादा किया कि मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे 10 सेकंड का सिर्फ समझ दीजिए। हाँ ठीक, 20 सेकंड ले लीजिए, बोलिए। चलिए आप बोलिए, दोनों का एक साथ जवाब दे देंगे। आम आदमी पार्टी के सत्ता के स्वार्थ की राजनीति का उदय हुआ इनकी राजनीतिक दल के उदय के साथ। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना चाहता हूं, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। गिन ही नहीं रहे, वो आपको किसी हैसियत में नहीं गिन रहे। सही, वो तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी देश में किसी की हैसियत गिनते ही नहीं है। सुन लीजिए आगे, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा।
वेद भी जिनका आचरण ठीक नहीं है उनको ठीक नहीं कर सकता। आपने कहा राहुल गांधी जी ने आंख का फिसल जाना उतना घातक नहीं है जितना नियत का फिसल जाना है। भारतीय जनता पार्टी की नियत फिसल गई दोस्तों। क्या कहा था आपको? 2 करोड़ रोजगार का सृजन मित्रों हर साल करूंगा। 12 करोड़ रोजगार आप लोगों के छीन लिए गए। 84 करोड़ लोगों की हिंदुस्तान में आमदनी कम कर दी। प्रधानमंत्री जी ने भावुक होकर कहा था कि मेरी उज्ज्वला बहनों, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं देखता हूं कि धुएं के कारण आपके लंग्स खराब हो रहे हैं, आपकी आजीविका पर फर्क पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर जब आप कर देते हैं तो 3.5 करोड़ उज्ज्वला बहनें फिर उस धुएं को पीने के लिए ठीक है, जवाब सुधांशु त्रिवेदी। मैं सिर्फ ये बात कहता हूं कि जो लोग आज कहते हैं आज पूरी दुनिया में प्रचंड महंगाई है, और मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स खोले हैं। 23 नवंबर 2021 का व्हाइट हाउस का प्रेस रिलीज देख लीजिए। मैं चुनौती से पूछता हूं, बताइए कभी पिछले 200 साल में अगर उसने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स खोले हों। उसके बावजूद आज 1000 रुपए का सिलेंडर है और जनवरी 2014 में 1241 रुपए का सिलेंडर था। और चाइना की बात करते हैं, अरे भाई चाइना के साथ अपना एग्रीमेंट तो बता दो जो कांग्रेस की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच में हुआ था, चलो वो सार्वजनिक कर दो फिर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। मैं शिवम त्यागी को लेकर आना चाहता हूं, एनालिस्ट है। एक शिवम आपका पॉइंट क्या है, सवाल क्या है? नहीं, मुझे लगता है सही कहा है अभी दुबे जी ने कि भाई काम सच्चा है, चेहरा झूठा है, लेकिन आपके पास तो चेहरा भी नहीं है सर और काम भी नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, हमने क्या काम बताया? सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। लगातार बोल रहे हैं ना। 2019 में इस देश के गृह मंत्री ने कहा था कि राहुल गांधी एक साल में अप्रोक्सीमेटली 60 बार 62 बार जो है ट्रैवल करते हैं एक साल में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5 बार महीने में, यानी कि एक दिन जाते होंगे, एक दिन आते होंगे, एक दिन रुकते भी होंगे, यानी कि 3 दिन। अगर हम उसको 5 से भी भाग करें तो अप्रोक्सीमेटली 20-22 दिन तो वो इस देश में ही नहीं रहते, तो काम कहां से करेंगे? कैंडिडेचर आपका, इनके कैंडिडेचर की बात करते हैं। 17 साल ये बिहार में रहे। 17 साल में बिहार प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे। 17 साल में बिहार की राजधानी पटना 55वें से 52वें नंबर में। 17 साल में बिहार कुपोषण में दूसरे नंबर पे। 17 साल में बिहार में इन्होंने ये काम किया और इनको प्रधानमंत्री बनना है। अब इनके ऊपर आ जाते हैं। इनका टेस्ट अभी बहुत रिसेंट ही हुआ था। उत्तर प्रदेश में गए, सारी की सारी सीटों पर जमानत जब्त होकर आई। बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में और पंजाब में इनकी सरकार है, लेकिन बावजूद इसके आज हालात यह है कि इस देश में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से आने वाली पार्टी मोस्ट करप्ट पार्टी के नाम पर सामने खड़ी है। और आप देख रहे हैं इतने साल इनकी पार्टी को शुरू करे नहीं हुए जितने ज्यादा इनके नेता इस समय कन्विक्ट होकर जेल में बैठे हुए हैं। तो कैसे कैंडिडेट ये 2024 का देंगे? एक कैंडिडेट है जो फॉर्म्ड है, टेस्टेड है, ट्राइड है, मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बने, और दूसरी तरफ कैंडिडेट। ठीक है, मैं अभय जी आपका रुख करूंगा और आपको मैं 30 सेकंड का वक्त दूंगा अपनी बात को रखने के लिए। स्पष्टता से आप अपनी बात को रखिएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। आप जब बात करते हैं राहुल गांधी की कि राहुल गांधी एक कैंडिडेट है, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, आप ही के नेता है गुलाम नबी आजाद, वो कहते हैं कि वो एक्टिव पॉलिटिशियन ही नहीं है। आप ही के नेता है संजय निरुपम, उन्होंने तो जो विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उसने बोला ये तो चकल्लस लग रहा है, ये तो चकल्लस लग रहा है जो कुछ हो रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि राहुल गांधी की इमेज आपके खुद के नेताओं ने नॉन सीरियस बना दी है? देखिए, मैं तो देश की जनता से पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी जी भट्टा परसोल से लड़ाई प्रारंभ करते हैं और 75 करोड़ किसानों को देश के उनके भूमि का अधिकार दिलाते हैं, जिसको प्रधानमंत्री आती एक के बाद एक 3 अध्यादेश से समाप्त करना चाहते हैं, तो वो राहुल गांधी हिंदुस्तान के हित की बात करता है कि नहीं करता है? वो राहुल गांधी जो कहता है कि आदिवासी अधिनियम, आदिवासियों को जंगल में आजीविका का अधिकार देकर 15 करोड़ आदिवासियों को हम उनका अधिकार देंगे, तो सवाल आ रहा है, बताइए सर। मेरा सवाल यह है कि जैसे इतनी सारी हिट फिल्में देने के बाद भी आमिर खान की फिल्में फ्लॉप जा रही हैं, वैसे ही राजनीति में राहुल गांधी जी भी फ्लॉप हो रहे हैं, उनके ही आदमी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मतलब ये आपका कहना है कि राहुल गांधी और आमिर खान दोनों का वक्त चला गया है? देखिए, चिंता ये बेसिकली आपका पॉइंट। देश के युवाओं को चिंता ये करनी चाहिए कि वो युवाओं ने वो जो सपने दिखाए युवाओं के रोजगार के, वो फिल्म फ्लॉप कर दी प्रधानमंत्री राहुल गांधी पर। ऐसा है, एक लाइन ऐसे लाइटर नोट पे, थोड़ा लाइटर नोट पे, हम तो लखनऊ के रहने वाले, वहां एक कहावत है, अम्मा मियां वो दिन लद गए जब उस साल लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। जी राहुल गांधी पर आपका पॉइंट। राहुल गांधी जी पे मेरा पॉइंट एक ही है कि वो बार बार कहते थे राफेल के मुद्दे पे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि भैया हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी गलती मानते हैं, चौकीदार तो प्योर है। जब वो खुद ही इस बात को स्वीकारते हैं कि चौकीदार प्योर है, तो आप किस आधार पर उनका विरोध करते हैं? अभी आपने इतने सारे आंकड़े गिनाए,
आपसे मैं पूछता हूं, WTO के अंदर एग्रीमेंट किसने साइन किया? आखिर किसने ऑयल बॉन्ड्स को जारी किया? इस देश की आने वाली सरकार के ऊपर इतना सारा डेप्ट किसने छोड़ा? देश के फॉरेक्स रिजर्व कहां थे जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने सत्ता संभाली? आपके राज्य में बेरोजगारी दर कितनी थी? महंगाई दर डबल डिजिट में थी। आप इस बात का उत्तर दे दीजिए। आज के सिनेरियो में पूरे विश्व के अंदर जब प्रधानमंत्री जी एक ग्लोबल लीडर बनकर पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं और महंगाई जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर डबल डिजिट से ऊपर जा रही है, तो आज इंडिया के अंदर स्थिति इतनी अच्छी है, आपको धन्यवाद नहीं करना चाहिए? जब झूठ बोलते हैं, जब झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं और भाजपा की तरह ये अपनी तकरीर जारी रखते हैं। क्या कहा? ऑयल बॉन्ड्स का टोटल 10 सालों में 1,40,000 करोड़ रुपए था, जो कि 9,000 करोड़ रुपए पर एनम सिर्फ चुकाना पड़ रहा है। और अर्जित कितने कर लिए? 27 लाख करोड़ रुपए। इन्होंने कहा था इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कम होंगे तो हम आपको सीधा उसका फायदा आमिर खान वाली और राहुल गांधी वाली बात का जवाब दीजिए। मैंने कहा ना, हिंदुस्तान के किसानों की पिक्चर प्रधानमंत्री जी ने फ्लॉप कर दी, युवाओं की पिक्चर फ्लॉप कर दी। इस देश में जो पैसे लूट कर उनकी पिक्चर हिट हुई है। जी देखिए, एनडीए का चेहरा जो है वो नरेंद्र मोदी है, यूपीए का चेहरा जो है वो कांग्रेस उसको नेतृत्व करती है। तो अगर राहुल गांधी को चेहरा मानते हैं आप? नहीं, देखिए, एनडीए और यूपीए 2 गठबंधन है इस चीज के अंदर। किसको चेहरा मानते हैं? दूसरा तो चेहरा मान रहे हैं सर। सुनिए, यहाँ किसको चेहरा मान रहे हैं? गठबंधन तो 2 है, तीसरा अलायंस बन रहा है। अगर नीतीश कुमार जी अगर चेहरा होते हैं जो आपके साथ इतने साल तक गठबंधन रहे और एनडीए के जितने घटक हैं इसी घमंड के साथ आपको छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, चाहे अकाली दल हो गए, चाहे शिवसेना हो गई और चाहे आपका नीतीश कुमार के पास वो अनुभव। शिवसेना को तो वापस ले लिया इन्होंने। नहीं, शिवसेना अभी वो है या नहीं वो तो बाद में देखेंगे। नीतीश कुमार के पास वो अनुभव है जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जो है, जो अटल बिहारी एनालिस्ट हैं। एक मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर मैं आपको एक चॉइस देता हूं, चॉइस में देता हूं, आप बिल्कुल मैं जवाब देता हूं इनका। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपका नेतृत्व जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ रहा हुआ है, जिनको तजुर्बा है सेंटर में भी सरकार चलाने का और प्रदेश में भी सरकार चलाने का। तो नीतीश कुमार क्यों नहीं और उनके चेहरे पर आपत्ति क्यों? दूसरी चीज, अगर जिस तरीके से आपके घटक एनडीए छोड़ते चले जा रहे हैं तो आप क्या अकेले चुनाव लड़ सकते हैं आज की डेट में या नहीं लड़ सकते? सुधांशु त्रिवेदी, मैं दोनों बात कर रहा हूं। हम तो अकेले दम दोनों बार सत्ता बनाने के बाद, मगर उसके बावजूद हमने एनडीए घटक दलों को साथ में रखा। और जहां तक आपने कहा कि यूपीए है और एनडीए है और नीतीश जी तीसरा फ्रंट बना रहे हैं, अब पूछिए बिहार की सरकार में तो कांग्रेस शामिल है, तो कांग्रेस उस समय यूपीए में है कि तीसरे घटक में है? स्थिति नहीं क्लियर है भाई, ये बताइए ये यूपीए में है कि तीसरे घटक में है? यही तो भारी कंफ्यूजन है, मानने में बहुत कंफ्यूजन है। जैसे लालू जी कहते हैं बहुत पॉलिटिक्स है, तो वही बहुत पॉलिटिक्स यहां समझ में नहीं आ रही है कि कांग्रेस है कहां पे। मैं माधव जी से पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर गए लालू जी के पास, ये वही लालू जी हैं जिन्होंने उनको पलटू राम कहा था और यही उनके तेजस्वी जी ने पलटू चाचा कहा था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। फिर आप वहीं चले गए। आज बिहार को आपने फिर जंगल राज में वापस कर दिया है। वहां पर जिस तरीके से स्पेट ऑफ क्राइम बढ़ गया है और जिस तरीके से लूट बलात्कार बढ़ गया है, इसके लिए दोषी नीतीश कुमार को ही माना जाएगा। 24 पर आपका और 24 में आप उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं सीएम का, और खुद उनके प्रेसिडेंट का नहीं पीएम का, सॉरी पीएम का, खुद उनके प्रेसिडेंट कहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम के कैंडिडेट नहीं है, लेकिन उधर मांझी जी कहते हैं वो पीएम कैंडिडेट है। ऐसा ना हो। जल्दी से हटा के हम सीएम बन जाए। अरे ये बड़ा बोला, क्या बोला? तेजस्वी चाहते हैं कि जल्दी से चाचा को दिल्ली भेज के हम सीएम बन जाए। अरे ये है खेल, ये है खेल। जैसे एक टाइम पर करिए, देखिए, क्योंकि मैं 22-23 साल से पॉलिटिक्स को कवर कर रहा हूं, बिजनेस को भी कवर कर रहा हूं, तो शरद यादव के साथ भी यही कहा जाता था कि आप तो नेशनल पॉलिटिक्स के लिए बने हैं। तेजस्वी यादव अब नीतीश कुमार को बोल रहे हैं अब नेशनल पॉलिटिक्स के लिए बने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो शरद यादव के साथ नीतीश बाबू ने खेल किया वो तेजस्वी नीतीश बाबू के साथ कर दे? अब मैं जवाब समझ पूरा गए माधव, जवाब दे दूं? मुस्कुरा भी रहे हैं। मैं मुस्कुराता हूं, मैं जवाब देता हूं। देखिए जादू, कुछ दिन पहले, आज से 25 दिन पहले जब हम लोग बीजेपी के साथ थे तो सब कुछ मंगल राज था और 15 दिन में जंगल राज हो गया।
आप अनुमान लगाइए बीजेपी की बीजेपी की बखलाहट को देखिए आप। आज 15-20 दिन में जंगल राज हो गया। यही प्रधानमंत्री जी 1 महीना पहले विधानसभा के जैसे प्रांगण में आदरणीय नीतीश कुमार जी की प्रशंसा करते हैं। शुभम त्यागी जी थोड़ा सा वीडियो निकाल के देखिएगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकास की कितनी बातें कर रहे हैं। शायद आप भूल गए होंगे और आप दोनों से सवाल है मेरा। तेज प्रताप यादव की ऑफिशियल मीटिंग में दामाद जी क्या कर रहे थे? अरे आप सुन तो क्या कर रहे थे? सुन तो लीजिए। मंगल रास्ता है, जंगल रास्ता, बोलिए। अरे इन्हीं के क्या कर रहे थे भाई? के मंत्री जो नीतीश जी के कैबिनेट में क्या कर रहे थे? पूरे परिवार लोग सचिवालय में थे। नितिन नवीन की बात मैं कर रहा हूं, छोड़िए ना उसके बाद। क्यों बात क्यों मुद्दे पे आइए ना। ऑफिशियल मीटिंग में दामाद जी बैठेंगे। अरे मुद्दे पे ऐसा होता है कहीं क्या? मैं तो उदाहरण दिया ना। सुधांशु जी ये बताइए आपकी पार्टी एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देती, चाहे प्रदेश के अंदर हो गई चाहे केंद्र के अंदर हो गई। आज केंद्र के अंदर अगर आप सेकुलरिज्म को अगर बातें कहते हैं, बुरी भली बातें कहते हैं आप सेकुलरिज्म को, आज हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जिसके ऊपर ओथ ली जाती है वो भी सेकुलर है, तो आप उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? ये वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल। बहुत वाजिब सवाल किया है। अब मैं बताना चाहता हूं, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन किसी गैर मुस्लिम को बनाया कभी कांग्रेस ने? हमने बनाया सरदार त्रिलोचन सिंह जी को। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के जमाने में कोई बुद्धिस्ट मंत्री था, कोई पारसी मंत्री था, कोई किसी जोरोस्ट्रियन को कुछ बनाया, किसी जैन को बनाया? किसी को नहीं बनाया। सुनिए, अगर वोट देने की स्थिति हो तो हम बताना चाहते हैं कॉमन सिविल कोड एक ही राज्य में है, वो है गोवा, जो हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड है। किसी को कोई समस्या नहीं। 40 में 18 क्रिश्चियन को टिकट दिए। मैं जवाब दे रहा हूं, 40 में 18 क्रिश्चियन क्यों नहीं हम मिनोरिटी गिनेंगे? 40 में 18 क्रिश्चियन को। आपके लिए मिनोरिटी सिर्फ एक ही है क्योंकि देश के युवा है। इस देश की धारा बदल रही है और इस देश की धारा को अगर आपको नब्ज को पहचानना है तो पहचानने का सबसे बड़ा जरिया होता है इस देश का बॉक्स ऑफिस, इस देश का बॉलीवुड। आप देखिए बीते दिनों जितने फिल्में आई वो पिट गई, वो फ्लॉप हो गई, क्योंकि इस लड़की ने सही कहा, आमिर खान का दौर अब चला गया है इस देश के अंदर। अब इस देश के अंदर एक ऐसा दौर है जिस दौर के अंदर आपको जो कहना है वो स्पष्ट रूप से कहना है, इसमें दो मुंही बात आप नहीं कर सकते। कांग्रेस की समस्या यह है कि कांग्रेस ये नहीं तय कर पा रही कि उसका अध्यक्ष कौन होगा, उसका चेहरा कौन होगा। कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है। अब अबे दुबे मैं आपको बताता हूं, आप खुद से मत बोलिए, सवाल सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए ना। सवाल सुनिए, जवाब दीजिए इत्मीनान से। 40 सेकंड में आपको इत्मीनान से देता हूं। मेरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है आपसे। आपके सर बहुत बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी। उन्होंने बोला कि आपकी पार्टी में चपरासी फैसले लेते हैं, ओएसडी फैसले लेते हैं, सिक्योरिटी गार्ड फैसले लेते हैं। आपको भारत जोड़ो यात्रा तो छोड़िए, आपको कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपके नेता से नेता छूटते जा रहे हैं। क्यों? मनीष तिवारी कहते हैं कि अगर इलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं होगा तो कैसे तय होगा, बताइए। 42 साल तक उन्होंने सत्ता के साथ रहे। जब कांग्रेस पार्टी प्रतिकूल परिस्थिति में है, जब सड़कों पर संघर्ष का समय था, तब उन्होंने कहा, क्योंकि फरवरी 2021 भारत जोड़ो यात्रा में किसका सवाल है? राज्यसभा की सदस्यता हमने बरकरार नहीं रखी, तो वो जो गुलाम नबी आजाद ने कहा। देखिए, गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की बजाय कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। वो बहुत सीनियर नेता है, बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने कोई बात कही है तो सोच समझ कर कही है। उनको लगा होगा कि कांग्रेस पार्टी में आज चौकी वे अपना क्या नाम है बॉडीगार्ड और पीए और जो उनके चौकीदार हैं वो फैसले लेते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। अभय दुबे जी, आप अपनी पार्टी को दुरुस्त करिए, तब जाकर के आप जनता को दुरुस्त। ये बहुत बढ़िया बात है, आप अपनी पार्टी को दुरुस्त करिए। क्या आप अपनी पार्टी को दुरुस्त क्या एक होती है कि हम बीमारी को समझे ना, हम बोले बीमारी है नहीं। उनकी चिट्ठी इतनी घातक नहीं जितनी अडवाणी जी ने लिखी थी। अडवाणी जी ने कहा था कि अपना निजी हित साधने के लिए कुछ लोग पार्टी में आ गए नरेंद्र मोदी जी के लिए, तो कम से कम हमारे यहाँ सारे लोग। चलिए अब एक लाइन बोलते। सुधांशु जी, देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब तो पार्टी छोड़ के चले गए। अब मैं दो ऐसे नेताओं को बताता हूं जो पार्टी में हैं। AK एंटोनी साहब 2014 की पराजय के बाद उन्होंने रिपोर्ट बनाई, कांग्रेस की हार के कारणों में लिखा कि कांग्रेस एक समुदाय यानी मुस्लिमों के साथ ज्यादा आइडेंटिफाई हो गई, ये हार का कारण था, ये AK एंटोनी ने कहा। और अभी आपके नेता प्रमोद कृष्णम ने यह कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हिंदू नाम से नफरत है। करिए कार्रवाई। कांग्रेस के जो भी नेता हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं वो सब राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं, पर क्या राहुल गांधी खुद पीएम बनना चाहते हैं? दोनों का ये अच्छा सवाल है। जिस दिन जो अध्यक्ष नहीं बनना चाहता वो पीएम बनना चाहता है क्या? एनालिस्ट भी ताली मार रहे हैं, दिखता है। जिस दिन हमारी देखिए दीपक झाड़ी चुपचाप ताली मार रहे हैं।
हंस भी रहे हैं, अमीश जी, मजबूरी में समझ रहा हूं। अमीश जी, जिस दिन हमारी ये बिटिया राजनीतिक दलों की नीतियों का प्रश्न करने लगेगी ना, उस दिन इनके भविष्य का भी उद्भव हो जाएगा। और दूसरी मतलब बिटिया ने इनमें ये सही सवाल नहीं पूछ रहे। मेरी वो उसका मैं अपना दृष्टिकोण बता रहा हूं, आगे जाकर इस बात का आभास होगा। नीतियों पर पूछे। राहुल गांधी के बारे में बता देता हूं, जो व्यक्तिगत क्षमता में मैं जानता हूं, राहुल गांधी जी सामूहिक ने व्यक्तिवादी नेतृत्व के वो बहुत खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि नेतृत्व सामूहिक होना चाहिए। जब भी एक व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व होगा वो निरंकुश होगा। इसीलिए हमारा प्रजातंत्र ये निर्धारित किया गया है। और जब बिटिया तुम नीतियों का प्रश्न करोगी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से, तब तुम इस चेहरे को भूल जाना और पूछना कि जो युवाओं के लिए नीति निर्धारित की थी प्रधानमंत्री जी, उस पर आप कितना खरा उतरे। क्या प्रधानमंत्री जी आपने वादा नहीं किया था कि मोदी जी आने वाले, महंगाई घटाने वाले? क्या एक सेकंड बिल्कुल बढ़िए, रुकिए यहीं पर, क्योंकि आपने बोला राहुल, जब कैबिनेट का फैसला फाड़ा था, जब ऑर्डिनेंस फाड़ा था, तो निरंकुश थे या अंकुश थे? कैबिनेट का फैसला फाड़ा था राहुल गांधी ने, वो कैबिनेट जिसमें प्रधानमंत्री, देश के कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं, और राहुल गांधी क्या थे? मात्र सांसद जो सुधांशु त्रिवेदी है। क्या सुधांशु त्रिवेदी की हिम्मत है वो कैबिनेट का डिसीजन फाड़ सके? मैं पूछता हूं, एक सेकंड, फाड़ा था, क्या हिम्मत है आप में? आपने कैबिनेट का डिसीजन फाड़ने की? नहीं, अरे वो तो देखिए, इतनी सामूहिकता में विश्वास करते हैं कि 3.5 साल हो गए, अभी समूह में अध्यक्ष ढूंढा ही जा रहा है। इतनी सामूहिकता है जिसका कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और जो किया था, मैं एक बात कहना चाहूं, देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया, मगर मैं ये कहना चाहूंगा उनके साथ जो ये हरकत की वो पूरी डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेट्रीमेंटल थी, जो राहुल गांधी जी ने, जबकि वो एक फोन छोड़िए, वो एक इशारा कर देते मनमोहन सिंह जी को तो वो कैबिनेट और विड्रॉ हो जाता। इसका मतलब आपका उद्देश्य सिर्फ अपमान करना था उस समय के प्रधानमंत्री का। संजीव झा, प्रधानमंत्री ने बोला कि भ्रष्टाचार, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचारी कार्रवाई हो रही है वो सब एक हो रहे हैं। आपके खिलाफ भी भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो रही है, यानी आपकी पार्टी के खिलाफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी की दोस्तबात की बातें करने लगूंगा, जब उनके दोस्तबात की बातें करने लगूंगा, उनके सुधार की बातें करने लगूंगा, तो पूरा शो निकल जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि ये बी टीम है, ये दोनों कहते हैं, दोनों को ये कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कहते हैं ये कांग्रेस की बी टीम है। अब जब पंजाब, मैं वही बात कर रहा हूं। और एक बात और उन्होंने कहा कि पंजाब जब गए तो विश्वास जी ने कहा कि ये खालिस्तानी है। तब मैंने दोनों से पूछा कि बताइए भाई ये टीम कौन है फिर खालिस्तानी का? लेकिन पंजाब की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आज तक के इतिहास में ऐसा मेरिट किसी को पंजाब में मिला। पहली बात कही राहुल गांधी जी का जवाब एक दशक पहले। अरे राहुल गांधी जी को आगे याद करेंगे, पहले सुधांशु जी बात तो मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं, सिर्फ भारत के इतिहास में 2 ही इलेक्शन ऐसे हुए, 2019 और 2004, जिसमें महंगाई मुद्दा नहीं था, क्योंकि महंगाई की जो रेट थी वो विकास दर से बहुत कम थी, आधी थी। मगर इन्होंने 2014 की एक बात कही तो हमें तो याद आ गया, अरे 2013-14 बहुत अच्छा याद दिला दिए। एक टोपी लगाते थे, मुझे चाहिए जन लोकपाल, मुझे चाहिए राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, और टोपी पहना दी जनता को और टोपी गायब। अब ये बताइए, तो आंदोलन से निकले नेता हैं, सारी संसद चोर है, कसम खाता हूं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, कभी कांग्रेस पार्टी से समर्थन नहीं लूंगा, कभी बंगला नहीं लूंगा, कभी गाड़ी नहीं लूंगा। और तो और ये कहते केस विड्रॉ हुए, ये भारत के इतिहास की सबसे कम आयु की नई नवेली अजब अलबेली पार्टी है, जिसके की अध्यक्ष 4 नेताओं के खिलाफ मिथ्या आरोप लगाने के लिए कोर्ट में माफी मांग चुके। अरुण जेटली जी के खिलाफ, नितिन गडकरी जी के खिलाफ, कपिल सिब्बल जी के खिलाफ और शायद मनीष तिवारी जी के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी जी का छोटा भाई है, वो झूठ बोलने में एक बराबर है। नरेंद्र मोदी जी उनसे सीखे हुए हैं। मतलब जो जीत रहा है वो गलती है, जो हार रहा है वो सही है आपकी नजर? देखिए, जीत रहा है और हार रहा की बात नहीं, झूठ कितना बोल रहे हैं जनता के बीच में। अरविंद केजरीवाल पर अभय दुबे, मैं आपके पास आता हूं। ये जहां जा रहे हैं ये आपकी विकेट गिरा रहे हैं। दिल्ली आए, आप साफ हो गए, पंजाब गए, आप साफ हो गए। क्या आपको लगता नहीं है कि अब ये जिस तरह से अपने आप को पिच कर रहे हैं ये आपके लिए चिंता की बात है, या फिर 2024 में आप अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़े होने को तैयार हैं जैसे आप दिल्ली में खड़े हुए थे 2013 के अंदर? समूचे देश की जनता के पीछे खड़े होने को हम तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल का सवाल पूछा, सुन लीजिए ना। एक गंभीर आरोप आपने लगाया राहुल गांधी जी पर, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। देश के युवाओं को जानना चाहिए उन्होंने किससे यह आचरण लिया? महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो कानून तुम्हारे, सवाल था? अब आप मेरे को बोलना ही नहीं देंगे, कौन सा आरोप लगाया? आप बोल दीजिए। किस आरोप की बात कर रहे हैं? अध्यादेश फाड़ने की जो बात आप राहुल गांधी पर, सुनिए, महात्मा गांधी से सीखा था उन्होंने। ये गंभीर आचरण था, बताइए, खैर जवाब दीजिए। अब सुन तो लीजिए।
ये कांग्रेस की सरकार को अंग्रेज बता दिए, कह रहे हैं उनका अध्यादेश फाड़ के उन्होंने गांधी जी आपने क्या बोल दिया? ये आपने बोल दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार अंग्रेजों की सरकार थी क्या? आप जितना चाहे गांधी को जितना चाहे डिफेम करिए। ना मैं क्यों डिफेम कर रहा हूं? वो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, लोगों को जानना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा कि जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हारा नैतिक दायित्व है कि उसे फाड़ कर फेंक दो। वो राहुल गांधी ने किया। क्या अध्यादेश था? मनमोहन सिंह की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार अंग्रेज की सरकार की 2001 में ये भी लेकर आए थे वही कानून, मेरे पास प्रमाण है उसके। लेकिन राहुल गांधी जी ने फाड़कर वो अध्यादेश फेंका कि सजा याफ्ता आदमी को चुनाव की राजनीति में रहने का अधिकार। अब गठबंधन कर रही है उसी के साथ। सुन लीजिए अब एक बात, दूसरी बात, बड़ी बड़ी ईमानदारी की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के दो मतलब बेरोजगारी और महंगाई और 2 घर जमाई। एक सेकंड, दोबारा बोलिए इस बात को। आपने बोला कि ये जो अध्यादेश राहुल गांधी जी ने फाड़ा था, ये इन्होंने महात्मा गांधी से सीखा है, यही कहा ना आपने? महात्मा बिल्कुल। देखिए, आप चाहे जितनी हंसी उड़ा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ धन्ना सेठों के लिए, सुनिए ना मेरी बात, धन्ना सेठों को सारी भारतीय जनता पार्टी नहीं, महात्मा गांधी ने सिखाया राहुल जी को। गांधी ने कब अध्यादेश फाड़ा? महात्मा गांधी ने, आप जाइएगा, अगर वे भी साबरमती जाएंगे ना, जिसको नरेंद्र मोदी जी छद्म रूप से करोड़ों रुपए लगाकर राहुल गांधी जी और महात्मा जाइए, वहां पर एक तख्ती लगी हुई है। जब द्वार पर जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता, महात्मा गांधी जी ने सिखाया राहुल जी को अध्यादेश फाड़ने के लिए। अब सुनिए दूसरी बड़ी बात, क्या छुपाया जा रहा है जानते हैं आप लोगों से? महात्मा गांधी जी ने सिखाया। मुझे बोलने का अधिकार देंगे? मौका दे रहा हूं आपको सर, आप ही की बात कितनी बार हाँ अमीश देवगन जी। अब इसी में सवाल है, मेरी बात पूरी करनी है। देखिए क्या छुपाया जा रहा है जानते हैं आप? इन्होंने बड़ी बात की ईडी सीबीआई की, क्या हुआ जानते हैं? विजय माल्या का लुकआउट नोटिस जारी किया गया सीबीआई द्वारा, लुकआउट नोटिस को रिवोक किया। ठीक है, सूटकेस लेकर हिंदुस्तान से भगाया। ये तो बड़ा खुलासा इन्होंने कर दिया कि महात्मा गांधी ने सिखाया है कि अध्यादेश फाड़ना। देखिए कई बार क्या होता है कि कहां महात्मा गांधी और कहां वो थे, कहां ये हैं। अब जब ये गांधी जी से इस प्रकार की प्रेरणा लेना शुरू करते हैं, भाई कोई बताए कभी गांधी जी ने कोई अध्यादेश फाड़ा? और चलिए अगर हम मान भी ले, वो तो अंग्रेजों की सरकार खिलाफ लड़ रहे थे, ये तो आपकी सरकार थी जिसके बारे में कहा जाता था, मैं किसी के प्रति अवमानना नहीं करना चाहता, जो रोबोट के हिसाब से चलने वाली सरकार थी, आपकी माता जी के आदेश पे चलने वाली सरकार थी। और ये सरकार कैसी थी? ज्यादातर समय सुधांशु त्रिवेदी जी को दिया है। पूरी तो बात सबसे ज्यादा अगर मैं हिंदुस्तान के संसाधनों की लूट की बात करता हूं तो अमीश देवगन जी तुरंत सुधांशु त्रिवेदी जी के पास चले जाते हैं। बताइए ना, 5,35,000 विजय माल्या, बताइए इंसॉल्वेंसी बैंक करप्शन कोर्ट में क्या हो रहा है हिंदुस्तान को बताइए। 95% का हेयर कट, ये हर्ष गोयल, ठीक है आपने बोल लिया, अभी ट्वीट किया अबे दुबे, ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। आपकी राय में तो अभी विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए, विक्टिम कार्ड मत खेलिए। 300 करोड़ रुपए में विजय माल्या 10 करोड़ रुपए का विजय माल्या ने किस प्रधानमंत्री को धन्यवाद का पत्र लिखा कि मेरा लोन खत्म हो गया था, इसके बावजूद आपके द्वारा लिखे गए लेटर के द्वारा मुझे एसबीआई से एक्स्ट्रा लोन मिल गया, धन्यवाद का पत्र रिकॉर्ड में है। और एक केस बताइए विजय माल्या के खिलाफ जो समाप्त हो रहा है इस चर्चा के लिए। आप तमाम लोगों का शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए, इस व्यू को रखने के लिए। लेकिन 24 के चुनाव में मोदी के सामने चेहरा कौन होगा, इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन है और बड़ा कॉम्प्लिकेशन भी है। लेकिन कन्विक्शन यह है कि नरेंद्र मोदी को जरूर हराना है 2024 के अंदर। लेकिन कॉम्प्लिकेशन के साथ आगे देखिए होता है क्या। लेकिन फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद है आपको यह हमारा नया संस्करण जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार।